बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे मुख्तसरन। न्यूक्लिक एसिड्स वो ख़ास मुरक्कबात हैं जो सेल के न्यूक्लियस में बनते हैं और ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस से मिलकर बने होते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स की दो टाइप्स हैं। पहली टाइप का जो न्यूक्लिक एसिड है, एक टाइप का जो है उसको डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड्स कहते हैं और डीएनए ये न्यूक्लियस में मौजूद होता है और इसके अंदर जो 5 कार्बन शुगर पेंटोज शुगर जो है वो डिऑक्सी राइबोज शुगर होती है और डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल होता है जो नए सेल्स के अंदर मौरूसी खसूसियात को मुंतकिल करता है। दूसरी किस्म का न्यूक्लिक एसिड को राइबोन्यूक्लिक एसिड्स या आरएनए कहा जाता है और ये न्यूक्लियस के अंदर डीएनए से बनता है। मतलब ये जो डीएनए हमने ऊपर पढ़ा है, इस डीएनए से राइबोन्यूक्लिक एसिड बनता है और बनने के बाद फिर ये साइटोप्लाज्म में चला जाता है, साइटोप्लाज्म में मुंतकिल हो जाता है न्यूक्लियस से बाहर और इसमें पेंटोज शुगर 5 कार्बन शुगर जो है वो राइबोज शुगर होती है और ये प्रोटीन बनाने में हिस्सा लेता है। अब हम देखते हैं कि 5 कार्बन शुगर जो डीएनए और आरएनए में मौजूद होती है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। ये जो है वो 5 कार्बन शुगर है, कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 और ये रिंग स्ट्रक्चर में मौजूद प्रेजेंट होती है और ये इसको राइबोज शुगर भी कहते हैं और ये राइबोज शुगर जो है आरएनए में मौजूद होती है। दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ डीऑक्सीराइबोज शुगर। ये राइबोज शुगर की तरह ही होती है, 5 कार्बन शुगर है, पेंटोज शुगर, लेकिन उससे मुख्तलिफ किस तरह से है कि इसके कार्बन नंबर 2 पर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप था यहाँ पर, इसमें जो है वो यहाँ पर एक ऑक्सीजन एटम जो है वो मिसिंग होता है। मीन्स के ऑक्सीजन एटम इज़ डिलीटेड हेयर, तो इस वजह से इसको जो है वो कहा जाता है डीऑक्सीराइबोज शुगर, जो कि डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड में मौजूद होती है। न्यूक्लिक एसिड्स जो हैं ये बेसिक पार्ट्स से मिलकर बने होते हैं और इन बेसिक पार्ट्स को जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स कहा जाता है। न्यूक्लियोटाइड्स के 3 पार्ट्स होते हैं, यानी ईच न्यूक्लियोटाइड इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। नंबर 1 अ मॉलिक्यूल ऑफ पेंटोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप एंड नाइट्रोजन बेस। यानी कि न्यूक्लियोटाइड जो है वो उसके 3 पार्ट होते हैं, 3 डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल से मिलकर न्यूक्लियोटाइड बनता है जो कि न्यूक्लिक एसिड्स में मौजूद होते हैं। डीएनए और आरएनए अभी हमने जो पढ़ा कि डिफरेंट पार्ट से मिलकर बनते हैं, तो वो ईच पार्ट, जब बेसिक पार्ट जो है उसको स्मॉल यूनिट भी कहा जाता है। न्यूक्लियोटाइड्स आर मेड अप ऑफ द स्मॉलर यूनिट्स और ये न्यूक्लियोटाइड जो हैं इनके 3 जो पार्ट हमने अभी पढ़े हैं, पेंटोज शुगर जिसके अंदर 5 कार्बन एटम मौजूद होते हैं, डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोज और आरएनए के अंदर राइबोज शुगर मौजूद होती है, जिनके अभी हमने स्ट्रक्चरल फार्मूला भी देखा है। अभी फॉस्फेट ग्रुप होता है, फास्फोरिक एसिड H3PO4 दूसरा टाइप का जो कंपोनेंट है मौजूद होता है न्यूक्लियोटाइड में, और तीसरा टाइप का जो कंपोनेंट है, तीसरा कंपोनेंट नाइट्रोजन बेसिस है, नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस हैं और ये बेसिस जो है वो डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। जिस तरह से एडेनिन है, न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर जो प्रेजेंट होती हैं आमतौर पर वो एडेनिन है, गवानीन है, साइटोसिन है, थायमीन है और आरएनए के अंदर थायमीन की जगह पर जो है वो एक और नाइट्रोजन बेसिस यूरेसिल प्रेजेंट होती है। अब ये जो नाइट्रोजन बेसिस हैं इनके हम स्ट्रक्चरल फार्मूलाज देखते हैं।
इनमें एक टाइप की जो नाइट्रोजन बेसिस हैं उनको पायरिमिडीन नाइट्रोजन बेसिस कहा जाता है, और ये सिंगल रिंग यानी कि इनके अंदर एक ही रिंग जो है मौजूद होता है, वन रिंग बेसिस भी कहा जाता है इनको, एक रिंग मौजूद होता है। और इस एक रिंग में जो है देखिए अगर आप स्ट्रक्चर, तो जो है वो 1 पोजीशन पर नाइट्रोजन, 2 पर कार्बन, 3 पर नाइट्रोजन, 4 पर कार्बन, 5 पर कार्बन और 6 पर फिर कार्बन एटम प्रेजेंट है। और इसमें 2 कार्बन एटम जो है उसके ऊपर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और 6 कार्बन एटम के साथ ऑक्सीजन अटैच है, और 5 कार्बन एटम के साथ जो है वो एक मिथाइल ग्रुप मौजूद है। ये थायमीन का स्ट्रक्चर फार्मूला है। इसी तरह से ये साइटोसिन का है, और इसमें बाकी सारा स्ट्रक्चर जो है वो सेम है। 2 पर भी उसी तरह से ऑक्सीजन एटम मौजूद है, लेकिन नंबर 6 पर जो है वो ऑक्सीजन की बजाय जो है यहाँ पर NH2 लिखा हुआ है, NH2 अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है, और नंबर 5 पोजीशन पर जो है मिथाइल ग्रुप मौजूद नहीं है। तो ये साइटोसिन का फार्मूला है। इस तरह से यूरासिल जो है इसमें सेम स्ट्रक्चर फार्मूला है, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। नंबर 2 पर भी जो है सेम ऑक्सीजन ग्रुप एटम प्रेजेंट है, लेकिन नंबर 6 पर जो है वो थायमीन की तरह जो है वो इसमें यहाँ पर जो है वो ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है, अमाइनो ग्रुप नहीं है। तो ये जो है वो 3 नाइट्रोजन बेसिस पायरिमिडीन नाइट्रोजन बेसिस हैं जो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर हैं। इनमें से तीनों में से ये 2 थायमीन और साइटोसिन जो है वो DNA के अंदर प्रेजेंट होती हैं, और RNA के अंदर जो है थायमीन की बजाय जो है वो साइटोसिन के साथ जो है वो यूरासिल प्रेजेंट होती है। यानी DNA के अंदर भी 2 जो है वो ये नाइट्रोजन बेसिस हैं सिंगल रिंग्ड, और RNA के अंदर भी 2 जो है वो नाइट्रोजन बेसिस ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। DNA में थायमीन और साइटोसिन, और RNA के अंदर साइटोसिन और यूरासिल प्रेजेंट है। दूसरी टाइप की जो नाइट्रोजन बेसिस हैं वो डबल रिंग स्ट्रक्चर है, 2 रिंग स्ट्रक्चर हैं, और ये 2 हैं। ये RNA और DNA दोनों ही पाई जाती हैं। इनको प्योरीन नाइट्रोजन बेसिस कहा जाता है। ये एक रिंग है, और ये इसके साथ दूसरा रिंग अटैच है। ये मेन रिंग है एक, और ये दूसरा रिंग है। एडेनिन का जो स्ट्रक्चर फार्मूला है ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके नंबर 6 पोजीशन पर जो है वो अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है, जबकि गवानीन जो है इसमें नंबर 2 पोजीशन पर अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है, और नंबर 6 पर जो है वो अमाइनो के बजाय यहाँ पर ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है। अब हम आगे देखते हैं कि ये जो नाइट्रोजन बेसिस हैं ये न्यूक्लियोटाइड्स बाकी कंपोनेंट्स के साथ मिलकर किस तरह से न्यूक्लियोटाइड बनता है। तो सबसे पहले एक छोटा मॉलिक्यूल बनता है जिसको न्यूक्लियोसाइड कहते हैं, और न्यूक्लियोसाइड जो है वो किस तरह से कंपाउंड बनता है कि इसमें जब पेंटोज शुगर जो है वो नाइट्रोजन बेस के साथ मिलती है तो जो मॉलिक्यूल या कंपाउंड बनता है उसको हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। यानी इसमें 2 कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन बेस। इस न्यूक्लियोसाइड के साथ जब तीसरा कंपोनेंट फॉस्फोरिक एसिड मिलता है तो उससे जो कंपाउंड बनता है वो जिसके अंदर तीनों कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं दैट इज़ नोन एज न्यूक्लियोटाइड। इसको हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। और इसकी जो एक कॉमन एग्जांपल है न्यूक्लियोटाइड की जो फ्रीली जो है वो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है ATP है। इट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट न्यूक्लियोटाइड जो कि सेल के अंदर एनर्जी मॉलिक्यूल के तौर पर जो है वो इससे एनर्जी हासिल की जाती है के तौर पर मौजूद होता है। ATP एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जिसका स्ट्रक्चर फार्मूला हम बाद में देखेंगे। अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो न्यूक्लियोसाइड जो है वो कैसे बनता है। पेंटोज शुगर उसके साथ जब एक नाइट्रोजन बेस मिलती है तो ये जो 2 कंपोनेंट्स के साथ जो कंपाउंड बनता है इसको कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। लेकिन इस न्यूक्लियोसाइड के साथ जिसके अंदर 2 कंपोनेंट्स हैं जब तीसरा कंपोनेंट फॉस्फोरिक एसिड ग्रुप फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है तो इस मॉलिक्यूल को जिसके अंदर तीनों कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं इसको हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। RNA और DNA दोनों ही जो है वो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं। अब इस न्यूक्लियोसाइड के साथ जब फॉस्फोरिक एसिड ग्रुप मिलता है तो वो इसके साथ जब अटैच होता है जो बॉन्ड बनता है इसके साथ तो उस बॉन्ड को जो है वो ईस्टर लिंकेज कहा जाता है। और ये जो है वो राइबोस शुगर के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ मिलकर बनता है।
और फिर इस तरह से न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं जो राइबोस न्यूक्लियोसाइड के साथ बनते हैं, जब फॉस्फोरिक एसिड ग्रुप अटैच होता है तो उनको राइबो न्यूक्लियोटाइड्स कहा जाता है। और इसी तरह से डीएनए के अंदर जो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड्स बनते हैं वो फॉस्फेट ग्रुप के साथ मिलकर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स बनाते हैं। अभी हम पहले ईस्टर लिंकेज देखते हैं कि किस तरह से फॉस्फेट ग्रुप जो है वो शुगर मॉलिक्यूल के साथ अटैच होता है। ये जो है वो फॉस्फेट ग्रुप है H3PO4। यहाँ पर भी एक जो है वो जिस तरह यहाँ पर OH ग्रुप मौजूद है, यहाँ पर भी OH ग्रुप मौजूद था। और ये जो है वो पेंटोज शुगर है और इसका जो कार्बन नंबर 5 है यहाँ पर भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है OH ग्रुप मौजूद था। तो अब जब ये पेंटोज शुगर फॉस्फेट ग्रुप के साथ अटैच होता है तो इसका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पर मौजूद था और कार्बन के साथ जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद था उनमें से एक से OH और एक से हाइड्रोजन एटम निकलता है और वो वाटर मॉलिक्यूल बनाकर जो है वो रिमूव हो जाता है, यहाँ से निकल जाता है। और जो ऑक्सीजन है इसका, जहाँ से सिर्फ हाइड्रोजन निकला था, वो ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ मिलकर, जहाँ से OH निकला, इसके साथ मिलकर डायरेक्ट बॉन्ड बना देता है, लिंक हो जाता है, अटैच हो जाता है। तो ये जो बॉन्ड बनता है ऑक्सीजन का फॉस्फोरस और कार्बन के साथ, दिस इज नोन एज ईस्टर लिंकेज। इस तरह से हर न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट ग्रुप जो है वो ईस्टर लिंकेज के थ्रू शुगर के साथ अटैच हो जाता है और न्यूक्लियोटाइड्स बनते जाते हैं। आगे हम ये लिस्ट देखते हैं कि डीएनए और आरएनए के अंदर कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं। पहले हम देखते हैं कि आरएनए जो है इसके अंदर नाइट्रोजन बेसिस कौन कौन सी होती हैं। एडेनिन है, यूरेसिल है, गवानीन, साइटोसिन, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो न्यूक्लियोसाइड कैसे बनता है, जब इस नाइट्रोजन बेस के साथ जो है वो राइबोज शुगर अटैच हो जाएगी तो इस न्यूक्लियोटाइड को एडेनिन के साथ जो मिलेगा एडिनोसिन न्यूक्लियोसाइड कहलाएगा। यूरेसिल के साथ जब राइबोज शुगर मिलेगी तो यूरेडिन न्यूक्लियोसाइड बनेगा, फिर गवानोसिन न्यूक्लियोसाइड और सिटिडीन न्यूक्लियोसाइड। इसका न्यूक्लियोटाइड कैसे बनेगा कि जब इसके साथ जो है वो फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाएगा। एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट जब सिंगल ग्रुप अटैच होगा, यूरेडीन मोनोफॉस्फेट, गवानोसिन मोनोफॉस्फेट, सिटिडीन मोनोफॉस्फेट। और जब इसमें फॉस्फेट ग्रुप जो है वो एक से ज़्यादा भी अटैच हो सकते हैं, 2 तक इजीली अटैच हो जाते हैं एडिशनली। तो अगर 2 फॉस्फेट ग्रुप अटैच होंगे तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, यूरेडिन डाइफॉस्फेट, गवानोसिन डाइफॉस्फेट और सिटिडीन डाइफॉस्फेट। और अगर 3 फॉस्फेट ग्रुप अटैच होंगे, इसके साथ एक और फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाएगा 2 के साथ, तो ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मीन कि 3 फॉस्फेट ग्रुप्स अटैच, यूरेडिन ट्राइफॉस्फेट, गवानोसिन ट्राइफॉस्फेट एंड सिटिडीन ट्राइफॉस्फेट। आरएनए के अंदर थायमीन प्रेजेंट नहीं होता है, इस वजह से थायमीन का न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड नहीं बनेगा। अब हम डीएनए के अंदर देखते हैं नाइट्रोजन बेसिस जो है इसमें कौन कौन सी हैं। एडेनिन होंगी, यूरेसिल नहीं होगी, यूरेसिल की बजाय थायमीन होगी, और गवानीन और साइटोसिन होगी। तो यहाँ पर हम पहले देखते हैं एडिनोसिन जो न्यूक्लियोसाइड है उसके साथ हम डीऑक्सी पहले लिखेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो राइबोज शुगर है वो डीऑक्सी राइबोज शुगर होती है डीएनए के अंदर, हम पहले पढ़ चुके हैं। इस वजह से डी एडिनोसिन न्यूक्लियोसाइड, डी ऑक्सी गवानोसिन न्यूक्लियोसाइड, डी ऑक्सी सिटिडीन न्यूक्लियोसाइड, डी ऑक्सी थाइमिडीन न्यूक्लियोसाइड। और यहाँ पर जो है वो यूरेसिल का जो है वो न्यूक्लियोसाइड नहीं बनेगा क्योंकि वो डीएनए में एब्सेंट होता है, उसकी जगह पर थाइमीन प्रेजेंट होता है। अब इनके न्यूक्लियोटाइड कैसे बनेंगे कि इन न्यूक्लियोसाइड के साथ जो है वो फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाएगा, तो डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी गवानोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी सिटिडीन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी थायमिडीन मोनोफॉस्फेट। और जब दूसरा ग्रुप फॉस्फेट अटैच हो जाएगा तो ये डाइफॉस्फेट 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 हो जाएगा। और जब तीसरा ग्रुप फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाएगा तो ये डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी गवानोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी सिटिडीन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी थाइमिडीन ट्राइफॉस्फेट। तो ये जो है वो लिस्ट थी आरएनए और डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स की। अब यहाँ पर इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये
आरएनए के अंदर नाइट्रोजन बेसिस आरएनए के अंदर मौजूद होती हैं, जो पहले भी हमने पढ़ा है, यूरेसिल, साइटोसिन, एडेनिन और गवानीन। और ये जो न्यूक्लियोटाइड्स जब बनाती हैं तो ये न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो फॉस्फेट ग्रुप के साथ मिलकर ईस्टर लिंकेजेस के थ्रू जो है ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर बनाती हैं। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर जो है वो सिंगल स्ट्रैंड जो है वो सिंगल चेन जो है वो बनाते हैं आरएनए मॉलिक्यूल की, जिसके साथ बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जो हैं वो अटैच होती हैं। इस तरह से ये जो है वो डीएनए के अंदर जो नाइट्रोजन बेसिस मौजूद होती हैं, यूरोसिल की बजाय थायमीन, साइटोसिन, एडेनिन और गवानीन। और ये जब न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड्स बनाती हैं तो उन पे जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो बनती है वो डीएनए का मॉलिक्यूल बनाती हैं। और डीएनए के मॉलिक्यूल में जो है वो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो है वो मौजूद होती हैं और वो हेलिकली कॉइल्ड होती है, स्प्रिंग की फॉर्म में जो है वो मौजूद होती हैं, स्पाइरल शेप में मौजूद होती हैं। आरएनए जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है और डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल होता है, जिसका स्ट्रक्चर हम आगे पढ़ेंगे, डीएनए का मॉडल जब हम पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं कि सेल के अंदर जो है वो मेनली 3 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद होते हैं। मोनोन्यूक्लियोटाइड्स जिनके अंदर सिंगल न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होता है, और डाइन्यूक्लियोटाइड जिनके अंदर 2 न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं, और पॉलीन्यूक्लियोटाइड जिनके अंदर 2 से ज़्यादा सेवरल या मैनी न्यूक्लियोटाइड जो है वो प्रेजेंट होती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मोनोन्यूक्लियोटाइड्स। मोनोन्यूक्लियोटाइड जो है ये सिंगल न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं और ये न्यूक्लियोटाइड जो हैं ये डीएनए और आरएनए के साथ अटैच नहीं होते हैं, मतलब फ्रीली जो है वो इंडिपेंडेंटली सेल के अंदर मौजूद होते हैं। और ये न्यूक्लियोटाइड जो है इनके अंदर एडिशनल फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है, जिस तरह हमने पीछे एग्जांपल में पढ़ा कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और ये कंपाउंड जो है इनके अंदर 2 या 3 जो है वो फॉस्फेट ग्रुप्स मौजूद होते हैं। लेकिन जब सिंगल फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा तो उस वक्त ये आरएनए या डीएनए के जो है वो मॉलिक्यूल बनाएंगे, राइबोन्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल या डीएनए मॉलिक्यूल बनाएंगे। ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है ये उस मोनोन्यूक्लियोटाइड की एग्जांपल है जो फ्रीली सेल के अंदर जो है वो मौजूद होते हैं। अब यहाँ इसमें हम एक सिंपल जो है वो न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर देखते हैं कि जो हमने पहले भी पढ़ा है कि सिंगल न्यूक्लियोटाइड जो है वो सिंपल न्यूक्लियोटाइड क्या होता है कि जिसके अंदर ये मोनोन्यूक्लियोटाइड भी है। मोनो के सिंगल न्यूक्लियोटाइड जो है वो है वो स्ट्रक्चर फार्मूला इसका कि जो डीएनए या आरएनए के अंदर जो है वो सिंगल न्यूक्लियोटाइड के तौर पर मौजूद होगा। एनी नाइट्रोजन बेस यहाँ पर मौजूद होगी और यहाँ पर पेंटोज शुगर और ये जो है फॉस्फेट ग्रुप, ये एक जो है वो सिंगल न्यूक्लियोटाइड बनाता है। सिंगल न्यूक्लियोटाइड जो है वो उसका स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाया गया है और उसकी एग्जांपल सिंगल न्यूक्लियोटाइड की जो है वो मोनोन्यूक्लियोटाइड की फॉर्म में वो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है प्रेजेंट होता है। ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का जो है वो स्ट्रक्चरल फार्मूला है उसका कि राइबोज शुगर, नाइट्रोजन बेस एडेनिन, और इसके साथ जब एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है तो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। और ये एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट जो है ये आरएनए और डीएनए के अंदर जो है वो मौजूद होता है सिंगल न्यूक्लियोटाइड की फॉर्म में, और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर जो है वो डीएनए या आरएनए का स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसके साथ जब एक और फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाएगा तो ये एडिनोसिन जो है वो डाइफॉस्फेट बनाएगा, और इसके साथ 2 के साथ जब एक और एडिशनल फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा, थर्ड फॉस्फेट ग्रुप, तो ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल बनाएगा जो कि एनर्जी कंटेनिंग मॉलिक्यूल है और ये इंडिपेंडेंटली सेल के अंदर मौजूद होता है। फिर डीएनए और आरएनए जो है उसके अंदर डाइन्यूक्लियोटाइड्स स्ट्रक्चर भी मौजूद होते हैं, सेल के अंदर भी पाए जाते हैं इंडिपेंडेंटली, और ये वो कंपाउंड्स होते हैं डाई जिनके अंदर 2 न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, यानी एक न्यूक्लियोटाइड के साथ दूसरा न्यूक्लियोटाइड अटैच होता है और इनको डाइन्यूक्लियोटाइड्स कहा जाता है। और डाइन्यूक्लियोटाइड जो हैं ये एक दूसरे के साथ कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू जो है वो अटैच होते हैं, ये इंडिपेंडेंटली इस जो सेल के अंदर पाए जाते हैं आरएनए और डीएनए के अलावा। ये निकोटीन एमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड है कि जिसमें
निकोटीन अमाइड के दो जो है वो मॉलिक्यूल जो हैं वो बनाते हैं स्ट्रक्चर, और जहाँ पर पहले हम देखते हैं सिंपल जो है वो डाइन्यूक्लियोटाइड्स की एग्जांपल स्ट्रक्चर कि किस तरह से एक डाइन्यूक्लियोटाइड दिस इज़ वन न्यूक्लियोटाइड जिसके अंदर 3 कंपोनेंट्स हैं, और ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है जिसके अंदर जो है वो 3 कंपोनेंट है। तो ये दोनों न्यूक्लियोटाइड जो हैं वो एक दूसरे के साथ मिलकर अटैच होकर जो है वो डाइन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर, सिंपल डाइन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर जो है वो बनाते हैं, और ये जो है वो फॉस्फेट ग्रुप के थ्रू एक दूसरे के साथ जो है वो अटैच होते हैं। यानी एक फॉस्फेट ग्रुप जो है वो दो न्यूक्लियोटाइड के साथ जो है वो ऊपर और नीचे जो है वो दो न्यूक्लियोटाइड को अपने साथ जो है वो अटैच करता है, दो न्यूक्लियोसाइड को, तो इस तरह से ये डाइन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर बनता है। तो इसकी एग्जांपल हमने पढ़ी कि NAD निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड जो है कि उसके अंदर जो है निकोटीन अमाइड के दो जो है वो मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। तो डाइन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर फ्री फॉर्म में, फ्रीली भी, इंडिपेंडेंटली भी सेल के अंदर मौजूद होता है। फिर इसके बाद पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हैं, और पॉलीन्यूक्लियोटाइड की एग्जांपल जो है RNA और DNA है, जिसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर एक दूसरे के साथ जो है वो लॉन्ग चेन्स बनाते हैं, जिनको पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स कहा जाता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर कहा जाता है या स्ट्रैंड्स कहा जाता है। व्हेन मेनी न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक्ड टुगेदर, तो वो कंपाउंड जो बनता है दैट इज नोन एज पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लिक एसिड जो हैं ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, जिसकी एग्जाम्पल हैं DNA और RNA के मॉलिक्यूल। DNA न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं ये न्यू सेल के अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन यानी कि मौरूसी जो मालूमात हैं वो मुंतकिल करते हैं, जबकि RNA जो है ये प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है, ये प्रोटीन्स बनाता है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। अब यहाँ पर हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो है वो चेन देखते हैं कि किस तरह से एक न्यूक्लियोटाइड जो है वो दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ अटैच होता है। फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड, सेकंड न्यूक्लियोटाइड जो है वो इस फॉस्फेट ग्रुप के साथ जो है वो ऊपर फॉस्फेट ग्रुप जो है ये ऊपर वाले न्यूक्लियोटाइड के साथ जहाँ पर ईस्टर लिंकेज एक बनाता है, फिर यही फॉस्फेट ग्रुप जो है वो इसका दूसरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो नीचे वाले न्यूक्लियोटाइड के साथ जहाँ पर एक और ईस्टर लिंकेज बनाता है। तो इस तरह से फॉस्फोडाई ईस्टर लिंकेज, दो ईस्टर लिंकेज बनते हैं, जिसकी वजह से दो न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर जाते हैं। इस तरह थर्ड न्यूक्लियोटाइड जो है वो इनके साथ इस तरह से जो है वो अटैच होता है फॉस्फेट ग्रुप के थ्रू। इसके साथ जो फॉस्फेट ग्रुप है वो अब ऊपर वाली शुगर और नीचे वाली शुगर के साथ दो ईस्टर लिंकेज जो है वो बनाता है, जिसके साथ तीसरा जो है ये न्यूक्लियोटाइड भी ज्वाइन कर देता है। इस तरह से फोर्थ न्यूक्लियोटाइड और फिफ्थ एंड सिक्स्थ एंड मेनी न्यूक्लियोटाइड जो हैं दीज आर ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन विच इज़ नोन एज द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। कि इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स में जो है वो उसकी जो लॉन्ग स्ट्रक्चर है, लॉन्ग स्ट्रैंड जो बनती है, उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जो हैं वो एक दूसरे के साथ फॉस्फेट ग्रुप्स के थ्रू ईस्टर लिंकेज जो डेवलप करते हैं उनके थ्रू जो है वो एक दूसरे के साथ जो है वो अटैच होकर जो है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन या स्ट्रक्चर न्यूक्लिक एसिड्स की बनाते हैं। RNA के अंदर जो है वो सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन प्रेजेंट होती है, जबकि DNA जो है वो उसके अंदर 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स जो है वो मौजूद होती हैं। अब हम देखते हैं कि DNA जो है वो उसका मॉडल क्या है। उसका DNA मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर जो है मॉडल के थ्रू एक्सप्लेन किया जाता है। सबसे पहले जो है M. विल्कन और R. फ्रैंकलिन जो है उन्होंने एक्सरे डाइफ्रैक्शन मेथड को यूज़ करते हुए DNA का स्ट्रक्चर जो है वो मालूम किया। फिर उसके बाद J.D. वॉटसन और F. क्रिक जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने DNA का एक मॉडल, एक सैंपल जो है वो बनाया कि DNA का मॉलिक्यूल जो है वो इस तरह से होता है, उसकी ये खुसूसियात हैं। तो जो मालूमात इकट्ठी हुई उस डाटा की बेस पर जो है वो DNA का जो मॉडल बनाया गया, उसके डिफरेंट जो पॉइंट्स बनाए गए, डिस्कस किए गए कि मॉडल को एक्सप्लेन करने के लिए। उनमें से नंबर 1 ये है कि DNA जो है ये 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स या स्ट्रैंड से मिलकर बना है, जो हमने पहले भी देखा। ये 2 स्ट्रैंड जो हैं ये एक दूसरे के इर्द गिर्द जो है वो बल खाती हैं, जिस तरह 2 रस्सियाँ जो हैं उनको आपस में जोड़कर जो है वो जोड़कर जो है वो एक दूसरे के इर्द गिर्द जो है वो बल खाती हैं। तो इस तरह से जो है वो DNA की दोनों स्ट्रैंड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड जो है वो भी इस तरह से डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जो है बनाती है, यानी कि 2 हेलिसेस जो है 2 कॉइल्ड स्ट्रक्चर एक दूसरे के इर्द गिर्द लिपटी हुई होती हैं।
दोनों स्ट्रैंड की जो कॉइलिंग है ये ऑपोजिट होती है, मतलब एक स्ट्रैंड का रुख एक साइड को है, डायरेक्शन उसकी, और दूसरी स्ट्रैंड की डायरेक्शन जो है वो उसके ऑपोजिट होती है, और ये एंटी पैरेलल एक दूसरे के साथ साथ चलती रहती हैं, जुड़ी रहती हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट ये है कि दोनों चेन्स आपस में जुड़ी हुई होती हैं किस तरह से कि उनके बीच में सेंटर में जो नाइट्रोजन बेसिस होती हैं, उन नाइट्रोजन बेसिस की जो हाइड्रोजन एटम्स हैं एक दूसरे की, वो आपस में वीक बॉन्ड्स डेवलप करते हैं जिनको हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स कहा जाता है। जिस तरह से एडेनिन जो है वो थायमीन के साथ हमेशा जुड़ी होती है, और इसके बीच में जो है वो दो हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, और इस तरह से जो गवानीन है वो हमेशा दूसरी चेन की जो है वो साइटोसिन के साथ जुड़ी हुई होती है, और इसके बीच में जो है वो तीन हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद होते हैं, और ये दोनों स्ट्रैंड जो होती हैं ये एक दूसरे के इर्द गिर्द जो कॉइल्ड फॉर्म में लिपटी हुई होती हैं या बल खाती हुई होती हैं, बल खाती हैं। तो एक बल के अंदर एक कंप्लीट टर्न जो होता है तो उसके अंदर 10 नाइट्रोजन बेसिस के जोड़े जो हैं वो मौजूद होते हैं। तो आइए अब हम आगे जो है वो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड का जो है वो स्ट्रक्चर देखते हैं कि किस तरह से आपस में जुड़ी होती हैं। दिस इज़ वन पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर जिसका हमने ऊपर भी डायग्राम देखा। इसकी डायरेक्शन जो है वो इस तरफ है। जिस चेन में जिसका न्यूक्लियोटाइड का लास्ट जो ऊपर वाला एंड है वहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप अगर अटैच ना हो तो वो एरो की डायरेक्शन जो है वो उस तरफ को शो करती है, वो उसकी डायरेक्शन होती है। ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है जिसके नाइट्रोजन बेसिस हैं, ये शुगर मॉलिक्यूल्स हैं, और ये फॉस्फेट ग्रुप के साथ एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती हैं। और ये जो है वो दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। यही पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इस तरह इस रुख में ये प्रेजेंट होती है, और इसके फॉस्फेट इस तरह से प्रेजेंट होती है कि फॉस्फेट ग्रुप जिसके इस तरह से बाहर थे इसके भी बाहर की तरफ आ जाते हैं, और नाइट्रोजन बेसिस अंदर की तरफ आ जाती हैं। और इस तरह से एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की जो नाइट्रोजन बेसिस हैं वो दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की जो नाइट्रोजन बेसिस हैं उनके साथ सेंटर में जो है ये एक दूसरे के साथ मिलकर पेयर्स बनाती हैं। और पेयर्स किस तरह से बनाती हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स के साथ जो है जुड़ी होती हैं, कि एडेनिन जो है वो थायमिन के साथ मिलकर जो है वो दो हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ अटैच होती है, ये एक हाइड्रोजन बॉन्ड और ये दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड। और इस तरह से जो है वो साइटोसिन जो है वो गवानीन नाइट्रोजन बेस जो है उसके साथ जब मिलती है तीन हाइड्रोजन बॉन्ड जो हैं वो बनते हैं, तीन जगह से जो है वो एक दूसरे के साथ लिंक होती है। तो इस तरह से जो है ये एक लैडर लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बनता है सीढ़ी की तरह का, जिसकी बैकबोन जो है वो दोनों मोटे जो डंडे हैं जो बड़े हैं, बैकबोन जो है वो उसकी लंबाई के रुख जो होती है ये फॉस्फेट और शुगर से बनते हैं, ठीक है। ये उसकी बैकबोन, और ये दूसरी साइड पे, और सेंटर में सीढ़ी के जो स्टेप्स हैं वो नाइट्रोजन बेसिस के जो पेयर्स हैं वो आपस में वो बनाते हैं। तो लैडर लाइक स्ट्रक्चर जो है वो नज़र आता है। ये तो हो गया कि स्ट्रेट मतलब दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो है वो एंटी पैरेलल, ये इसकी डायरेक्शन इस साइड को है और इसकी डायरेक्शन इस साइड को है, कि यहाँ इसका जो है वो फॉस्फेट ग्रुप जो है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है इसके शुगर के बेस पर। तो इसकी डायरेक्शन यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन होती है, एक की डायरेक्शन इधर और दूसरे की ऑपोजिट, और एंटी पैरेलल एक दूसरे के साथ जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जो है वो मिलकर एक दूसरे के साथ साथ पैरेलल चलती हैं ये स्टैंड वन और ये स्टैंड टू, और एंटी पैरेलल इनकी डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन है। यहाँ पर हम जो है वो दोबारा से ये स्ट्रक्चर देखते हैं। ये जो है वो उसी तरह से लैडर लाइक स्ट्रक्चर जिसमें सेंटर में नाइट्रोजन बेसिस के पेयर्स हैं, और ये बैकबोन इसकी जो है वो फॉस्फेट शुगर्स और फॉस्फेट ग्रुप्स और शुगर मॉलिक्यूल से मिलकर बनी हुई है, और ऑपोजिट इनकी डायरेक्शन है। लेकिन एक्चुअली जो है ये प्लेन स्ट्रक्चर नहीं होती है, ये हमने पॉइंट्स में भी पढ़ा कि दीज टू स्ट्रैंड्स दीज रन ऑपोजिट टू ईच अदर बट दीज आर हेलिकली कॉइल्ड, मतलब ये बल खाती हुई जो है वो होती हैं और स्पाइरली जो है वो अरेंज होती हैं, यानी कि इस तरह लैडर जो है वो उसको पकड़ कर आप सीधा जो है वो इसको पकड़ कर इस तरह से जो है वो बल दे दें, बल देते जाएं, तो इस तरह से इनके जो है वो बल जो है वो कॉइल्ड स्ट्रक्चर में जो है वो आ जाती है, मुड़ी हुई होती है, बेंड्स आते हैं इसमें। तो ये जो है वो एक कंप्लीट बल जो है जिसको एक कंप्लीट टर्न भी हम कहते हैं, ये इसके अंदर जो है वो 10 ऑलमोस्ट 10 नाइट्रोजन बेसिस जो है वो मौजूद होती हैं, और फिर दूसरी 10 नाइट्रोजन बेसिस जो है उसके ऊपर दूसरा टर्न जो है वो आ जाता है। तो जब भी टर्न एक आता है, बल खाती है जब ये दोनों स्ट्रैंड, तो
मुड़ती हैं, जब एक कंप्लीट मोड़ जो है उसके अंदर बेंड जो है, टर्न जो है, उसके अंदर 10 नाइट्रोजन बेसेस इसके अंदर मौजूद होती हैं। तो एक जो है वो बड़ी गहराई बनती है, खाली जगह स्पेस, जिसको जो है वो मेजर ग्रूव कहा जाता है, यानी कि गहराई ग्रूव। और दूसरा जो है वो इसके अंदर ये छोटा जहाँ से टर्न लेती है, तो इसके साथ अंदर गहराई, छोटी गहराई जो है वो बनती है, ये बड़ी और ये छोटी। तो ये मेजर ग्रूव इसको कहते हैं और इसको जो है वो माइनर ग्रूव कहते हैं। इस स्ट्रैंड के अंदर एक नाइट्रोजन बेस जो है वो दूसरी नाइट्रोजन बेस जो है उनका आपस में जो डिस्टेंस खास होता है, ये 0.34 नैनोमीटर होता है। और ये जो कंप्लीट एक टर्न है, इसकी जो लंबाई है या डिस्टेंस जो है, ये 3.4 नैनोमीटर होता है। और 10 बेस पेयर जो हैं वो इसके अंदर मौजूद होते हैं, यानी कि ये जो है वो एक बेस पेयर, ये दूसरा बेस पेयर, ये तीसरा बेस पेयर, जो सीढ़ी के स्टेप्स के तौर पर जो है वो आपको नज़र आ रहे हैं। और इस तरह से ये जो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो हेलिकली जो कॉइल्ड होती हैं एक दूसरे के इर्द गिर्द, तो इसको जो है वो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर कहा जाता है कि डीएनए के मॉलिक्यूल जो है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर शो करता है। और ये जो हेलिक्स है, इसकी जो चौड़ाई है, यानी कि दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आपस में एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पर मौजूद होती हैं, तो इसकी जो चौड़ाई है, ये जो है वो तकरीबन जो है वो 2 नैनोमीटर या 20 एंगस्ट्रॉम जो है वो होती है, 2 नैनोमीटर है। तो इस तरह से ये डीएनए का जो है वो मॉडल है कि डीएनए का मॉलिक्यूल के अंदर दो स्ट्रैंड्स, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन प्रेजेंट होती हैं, जो इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होती है, जो बीच में एक दूसरे के साथ नाइट्रोजन बेसिस के साथ जो है वो जुड़ी हुई होती हैं एक दूसरे के साथ। और वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स के थ्रू नाइट्रोजन बेसिस अटैच होती हैं, और इस तरह से ये जो है वो बल खाती हुई जो है वो डीएनए के दोनों चेन जो है मौजूद होती हैं। 2 हेलिक्स जो है वो प्रेजेंट होती हैं उसके अंदर। हेलिक्स कहते हैं जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर हो, स्ट्रेट ना हो, कॉइल्ड स्ट्रक्चर हो, बेंड्स के साथ मुड़ी हुई हो जो हो। अब हम देखते हैं कि न्यूक्लिक एसिड जो है उनके फंक्शन क्या होते हैं और ये कहाँ पर पाए जाते हैं, पोजीशन क्या है इनकी। डीएनए हमने पहले भी पढ़ा कि न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है, और ये जो है वो जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि न्यू सेल्स के अंदर विरासती जो करैक्टर होते हैं, मोरूसी करैक्टर जो है वो उनको पेरेंट से नई जनरेशन के अंदर मुंतकिल करते हैं। आरएनए जो होता है ये न्यूक्लियस के अंदर बनता है और डीएनए से बनता है, और ये बनने के बाद साइटोप्लाज्म में चला जाता है, मुंतकिल हो जाता है, और ये प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन्स को बनाता है, प्रोटीन बनाने में हिस्सा लेता है। डीएनए जो है इसके क्या फंक्शन हैं, जिस तरह हमने पहले पढ़ा कि ये जो है वो मोरूसी करैक्टर्स जो है वो खुसूसियात को मुंतकिल करता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जब नए सेल्स बनते हैं। तो इसमें ये जो है वो जेनेटिक कोड की सूरत में जो है वो हिस्सा लेता है, और इसमें जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो जेनेटिक कोड उनसे बनते हैं, और ये जो है वो डीएनए की स्ट्रैंड के साथ जो है वो स्ट्रेट मैनर में अरेंज होते हैं एक स्पेसिफिक सीक्वेंस के अंदर, जिस किस्म की इंफॉर्मेशन होती है तो उसके अकॉर्डिंग ये स्पेसिफिक इनकी अरेंजमेंट होती है। प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो जेनेटिक कोड की सूरत में जो है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में मुंतकिल होती हैं। डीएनए का स्ट्रक्चर हमने मॉडल भी देख लिया। अब हम देखते हैं कि आरएनए जो मॉलिक्यूल है, आरएनए जो स्ट्रैंड है, आरएनए न्यूक्लिक एसिड, इसकी जो है वो कितनी टाइप्स होती हैं। सेल के अंदर बहुत सारे जो हैं वो आरएनए की टाइप्स होती हैं, आरएनए मॉलिक्यूल मुख्तलिफ़ किस्मों के होते हैं, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हैं स्टडी किए जाते हैं वो 3 हैं। नंबर 1 आरएनए जो है वो मैसेंजर आरएनए उसको हम कहते हैं, इट इज़ रिटन एज। एंड नंबर 2 जो है वो ट्रांसफ़र आरएनए, टीआरएनए, और नंबर 3 जो है वो राइबोसोमल आरएनए और आरआरएनए, जो कि सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये तीनों टाइप, बेसिक 3 टाइप्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। और इनके फंक्शंस क्या होते हैं कि आरएनए जो डिफरेंट टाइप्स के हमने पढ़े हैं, 3 टाइप्स के, इनके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। कौन कौन से। मैसेंजर आरएनए जो है ये डीएनए से हमने बनता है और वहाँ से इंस्ट्रक्शन देता है, इसके अंदर मालूमात प्रेजेंट होती हैं, इंस्ट्रक्शन मौजूद होती हैं जो कि पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने में हेल्प करती हैं।
मतलब पॉलीपेप्टाइड किस तरह की बनेंगी, कितनी लंबाई में बनेंगी, कितने उसके अंदर अमाइनो एसिड्स होंगे, ये सारी इंस्ट्रक्शन जो है वो इस मैसेंजर आरएनए के अंदर मौजूद होती हैं जो डीएनए से बनता है। और ये बनने के बाद न्यूक्लियस से निकल कर जो है वो राइबोसोम्स पर चला जाता है जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होते हैं। और इसकी जो है वो ख़ास लंबाई होती है, जितने न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो, जितने अमाइनो एसिड्स की चेन बननी है उसके अकॉर्डिंग उतने जो है वो न्यूक्लियोटाइड उसके अंदर मौजूद होते हैं। एक अमाइनो एसिड के लिए 3 न्यूक्लियोटाइड जो है वो स्पेसिफिक होते हैं, फिक्स होते हैं, और वो एक कोड या कोडॉन उसको कहा जाता है। यानी कि ये 3 न्यूक्लियोटाइड एक कोडॉन बनाएंगे जो एक अमाइनो एसिड के लिए फिक्स होंगे। ये नेक्स्ट 3 न्यूक्लियोटाइड दूसरा अमाइनो एसिड जो है वो उसके लिए उसको कोड करेंगे। और ये नेक्स्ट जो है वो इस तरह से जितने नंबर ऑफ़ न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, जितने कोडॉन्स होंगे, वो उतने अमाइनो एसिड को जो है वो अमाइनो एसिड की पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो बनाएंगे। तो फॉर एग्जांपल 500 अमाइनो एसिड की अगर एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बननी है तो मैसेंजर आरएनए के अंदर जो है वो 500 कोडॉन प्रेजेंट होंगे। और कितने न्यूक्लियोटाइड्स होंगे उसको 3 से मल्टीप्लाई कर लें, एक कोडॉन जो है वो 3 न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, तो 1500 न्यूक्लियोटाइड्स की जो है ये मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल मौजूद होगा। दूसरी टाइप का जो आरएनए है वो उसको राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। और राइबोसोमल आरएनए जो है साइटोप्लाज्म के अंदर जो राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं वो राइबोसोम्स को बनाते हैं। यानी कि राइबोसोमल आरएनए दीज मेक द राइबोसोम्स। राइबोसोम्स जो हैं दीज आर मेड अप ऑफ 2 यूनिट्स, तो दोनों यूनिट्स जो हैं वो उनको ये राइबोसोमल आरएनए से मिलकर जो है वो बनती हैं। फिर तीसरी टाइप का जो आरएनए है जिसको हम ट्रांसफ़र आरएनए कहते हैं। ट्रांसफ़र आरएनए का मेन फंक्शन ये होता है कि ये अमाइनो एसिड को साइटोप्लाज्म से पिक करता है और ये ट्रांसफ़र करता है टू द राइबोसोम्स में, जिसके ऊपर मैसेंजर आरएनए आकर मौजूद होता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। तो ट्रांसफ़र आरएनए डिफरेंट टाइप्स के होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, और इनके अंदर जो है ये अमाइनो एसिड को कैरी करते हैं और ये जो है राइबोसोम तक ले जाते हैं और मैसेंजर आरएनए का जो मैसेज होता है उसके साथ आकर उसको मैच करते हैं। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द ट्रांसफ़र आरएनए, जिसके एक एंड जो है वो उसको अमाइनो एसिड एंड करते हैं जहाँ पर आकर अमाइनो एसिड अटैच होता है, और दूसरा एंड जो है मेन इंपॉर्टेंट जो है वो एंटीकोडॉन एंड कहलाता है। और उसके ऊपर जो है वो मैसेंजर आरएनए के ऊपर जो कोडॉन प्रेजेंट होते हैं उसके ऑपोजिट जो है वो कंप्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस प्रेजेंट होता है जिसको एंटीकोडॉन कहते हैं। जब प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होती है तो ये जो मैसेंजर आरएनए है ये राइबोसोम्स के ऊपर आकर अटैच हो जाता है और इसके कोडॉन्स के सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ये कोडॉन है, तो उसके अकॉर्डिंग जो ट्रांसफ़र आरएनए है उसका जो एंटी कोडॉन एंड हमने देखा वो जो है वो एक्टिवेट होता है और वो जो है वो उसके एंटी कोडॉन के अकॉर्डिंग जो अमाइनो एसिड है साइटोप्लाज्म में, इस अमाइनो एसिड को पिक करता है, वो अमाइनो एसिड इसके साथ आकर अटैच हो जाता है। फिर ये ट्रांसफ़र आरएनए जो है इस मैसेंजर आरएनए के कोडॉन के साथ एंटी कोडॉन एंड के थ्रू जो है वो अटैच हो जाता है और एक अमाइनो एसिड जहाँ पर जमा हो गया, लग गया। फिर उसके बाद दूसरा जो ट्रांसफ़र आरएनए है इस कोडॉन के सीक्वेंस के अकॉर्डिंग वो एक्टिवेट होगा और वो इसके अकॉर्डिंग एंटी कोडॉन जो है वो इसके अकॉर्डिंग जो है वो अमाइनो एसिड पिक करेगा, वो इसके साथ अटैच होगा और इसका एंटी कोडॉन एंड के थ्रू ये इस अमाइनो एसिड को लेके आएगा और अपने एंटी कोडॉन एंड के थ्रू जो है वो इस दूसरे कोडॉन के साथ अटैच हो जाएगा और इस तरह से इस अमाइनो एसिड का दूसरे अमाइनो एसिड का पहले अमाइनो एसिड के साथ जहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा और 2 अमाइनो एसिड जहाँ पर लग जाएंगे। और फिर इसी तरह से तीसरा अमाइनो एसिड आके तीसरा ट्रांसफ़र आरएनए जो है तीसरे अमाइनो एसिड को लेके आएगा, चौथा ट्रांसफ़र आरएनए जो है वो चौथे अमाइनो एसिड को लेकर आएगा और इस तरह से यहाँ पर पॉलीपेप्टाइड राइबोसोम के ऊपर पॉलीपेप्टाइड चेन की सिंथेसिस प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरह से जब मैसेंजर आरएनए का लास्ट कोडॉन जो है ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद कोई ट्रांसफ़र आरएनए एक्टिवेट नहीं होता है और कोई अमाइनो एसिड नहीं आता है और उसके बाद पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो
बनना बंद हो जाती है। तो इस तरह से आरएनए जो है वो राइबोन्यूक्लिक एसिड का मेन फंक्शन जो है वो 3 टाइप के जो इसके आरएनए है, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफ़र आरएनए जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन को बनाने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और प्रोटीन किस तरह से बनती है पॉलीपेप्टाइड चेन, ये इसका जो है वो डिटेल में हम प्रोटीन्स वाले टॉपिक में पढ़ चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में पढ़ा है कि इसकी 2 टाइप्स होती हैं और वो किस तरह बनते हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है और उनके फंक्शन के बारे में आज हमने पढ़ा है।